बन पा रहा है। एक असमंजस की स्थिति थी और उस असमंजस की स्थिति से उभारने का कार्य पिछले 11 वर्ष के अंदर हम सब ने इस चीज का एहसास किया है। जब हम भारत की बात करते हैं तो वास्तव में भारत एक भौगोलिक टुकड़ा मात्र नहीं है। भारत की ऋषि परंपरा की तपस्या से, या भारत किसी सत्ता की उपज नहीं है, यह भारत की शाश्वत भारत के ऋषि परंपरा की तपस्या की शाश्वत चेतना का केंद्र बिंदु है हमारा भारत, जिसने जीवन का एक दर्शन दिया है। यहां पर संस्कृति केवल एक आस्था नहीं है, एक जीवन दर्शन है, समग्र जीवन दर्शन है भारत। इसीलिए मैं कहता हूं, किसी एक तिथि में नहीं बना है, किसी एक सत्ता की देन नहीं है। सनातन चेतना इसका स्वाभाविक प्रवाह है, इसके स्वाभाविक प्रवाह की वह धारा है जिसने भारत के सर्वोच्च न्यायालय पर भी लिखने के लिए, जिसने हमें एक बोध वाक्य दिया, और वह दिया था यतो धर्मस् ततो जयः। भारत का उच्चतम न्यायालय भी इस मंत्र को अंगीकार करता है कि जहां धर्म है वही विजय है, और धर्म और विजय का यह शाश्वत स्वरूप हमें इस बात को हमेशा आभास कराता है, धर्म कभी कमजोर नहीं होता। याद रखना, धर्म कभी कमजोर नहीं होता है, उसे जानबूझ करके कमजोर किया जाता है। और इतिहास साक्षी है, जो राष्ट्र अपनी सभ्यता और संस्कृति की उपेक्षा करता है, वह न वर्तमान को सुदृढ़ कर पाता है और न भविष्य को ही सुरक्षित रख पाता है। वैदिक भारत एक आत्मनिर्भर सभ्यता की प्रतीक है। आक्रांताओं के आने के पहले भारत केवल एक भूभाग नहीं था, वह एक पूर्ण विकसित सभ्यता और संस्कृति थी। यह राष्ट्र हमारे ऋषियों की तपस्या से, किसानों के श्रम से और कारीगरों की सृजनशीलता के साथ यह राष्ट्र खड़ा हुआ था। याद करिए ना, जब ये देश का भारत आज से 2000 वर्ष पहले, जब भारत का जिसे हम स्वर्ण युग कहते हैं, तब भारत दुनिया के अंदर, दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत का हिस्सेदारी 44% थी। आज से 400 वर्ष पहले दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत की हिस्सेदारी 25% थी। किसके बल पर? इन्हीं ऋषि मुनियों की तपस्या के बल पर। किनके बल पर? अन्नदाता किसानों की सृजनशीलता के बल पर, अपने कारीगरों के परिश्रम के बल पर। लेकिन जैसे ही हमने इससे मुंह मोड़ा, याद करिए ना, जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ग्राम स्वराज की बात करते हैं, ये गांव केवल गांव नहीं थे, ये गांव जो कुछ भी था, भारत इसलिए बना क्योंकि भारत गांव आधारित गांव था, और ये गांव एक आत्मनिर्भर इकाई थी। कृषि था, पशुपालन था, हस्तशिल्प था, और वस्त्र हो या धातु के कार्य, ये सभी गांव पर होते थे। सब कुछ गांव के भीतर। भव्य राम मंदिर बन गया। अभी यहां मेरे पूज्य स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज से चर्चा हो रही थी। मैं उनका आभारी हूं। माघ मेले की शुरुआत में उनकी शुभेच्छा प्राप्त हुई थी। महाकुंभ के अवसर पर भी
उन्होंने एक अभिभावक के रूप में वहां पर खड़े होकर के पूरे आयोजन को निर्विघ्न संपन्न कराने में पूरी ताकत के साथ आगे बढ़े थे। माघ मेला केवल कल्पवासियों का मेला होता था और इस बार माघ मेले में अब तक पौष पूर्णिमा से लेकर के अब तक 21 करोड़ श्रद्धालु गंगा, मां यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी में डुबकी लगा चुके हैं, आस्था की पवित्र डुबकी लगा चुके हैं। हम जिसे अयोध्या कह रहे हैं, जो काशी है, जो मथुरा वृंदावन है, जो प्रयागराज है, ये जो हरिद्वार है, ये जो बद्री विशाल का बद्रीनाथ धाम है, केदारनाथ धाम है, ये मात्र आस्था के केंद्र नहीं है, ये राष्ट्र चेतना के भी केंद्र बिंदु हैं। राष्ट्र चेतना, राष्ट्र यहां से शक्ति प्राप्त करता है, भारत राष्ट्र यहीं से शक्ति प्राप्त करता है। और हमें जब इन आस्था के केंद्रों को हम लोगों ने सम्मान के साथ आगे बढ़ाया है, उसकी विरासत को सम्मानित किया है, उसको संरक्षित करने का काम किया है, परिणाम क्या है? एक बीमारू राज्य उत्तर प्रदेश भारत की अर्थव्यवस्था का ब्रेक थ्रू बन करके आज लगातार प्रगति के एक नए पथ पर अग्रसर होकर के कार्य कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। अब उत्तर प्रदेश में अराजकता नहीं है, अब दंगे फसाद नहीं है, गुंडागिर्दी नहीं है, यानी न कर्फ्यू न दंगा, और यूपी में है अब सब चंगा। दंगा और दंगाई दोनों गायब हो गए, कर्फ्यू उनमें लग गया और उस कर्फ्यू को इसलिए लगाने में सफलता प्राप्त हुई है क्योंकि स्पष्ट नीति थी, नियत साफ थी और उन मूल्यों के साथ जब हम लोग आगे बढ़े, आज परिणाम हम सबके सामने देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश केवल एक राज्य नहीं है, यह भारत की आत्मा का केंद्र बिंदु भी है और उस केंद्र बिंदु को जगाने का कार्य भारत की हमारी ऋषि परंपरा, भारत की आध्यात्मिक परंपरा, भारत के यशस्वी नेतृत्व के मार्गदर्शन में आज उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। हम सब इस बात को जानते हैं कि पूज्य स्वामी जी महाराज